नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी कुंजी लेकर। ये कहानी मैंने 5 नवंबर 2022 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी कुंजी। मेरे घर से 100 कदम दूर ठीक सामने खड़े उस बूढ़े पीपल के पेड़ को किसने लगाया, उसकी क्या उम्र है, क्या इतिहास है, किसने इसके चारों ओर सुंदर झड़े हुए पत्थरों का चबूतरा बनाया, आधी बातें तो जितने मुंह उतनी बातों की तरह रहस्यमयी हैं। पर यह भी सच है कि हमारे लिए यह पेड़ उस चौकीदार की तरह है जो 24 घंटे मोहल्ले के बाहर खड़ा पहरा देता है। बचपन से बड़े होते इस पेड़ के इर्द गिर्द होने वाली अनेक गतिविधियों का मैं चस्पदीद गवाह रहा हूं। इस चबूतरे पर पूरे दिन कोई न कोई आता रहता है, पर सूरज ढलते इस किंवदंती के चलते कि पीपल के नीचे सांझ के बाद बैठना ठीक नहीं है, यहां सन्नाटा पसर जाता है। मैं लेकिन इन बातों को बिल्कुल यकीन नहीं रखता एवं बहुधा रविवार को छोड़ घूमने भी रात्रि भोज के बाद ही आता हूं। रविवार मैं तड़के उठकर मॉर्निंग वॉक करता हूं। यह मेरी वर्षों पुरानी आदत है। अन्य दिनों दुकान के कार्यों में सुबह से व्यस्त हो जाता हूं। मेरी इसी शहर में ऑटो पार्ट्स की दुकान है एवं ईश्वर की कृपा से अच्छी चलती है। हम इनमें 3 जने तो हैं, मैं, बीवी अतिका एवं बेटा बंटी, जो अब तीसरी जमात में आ गया है। मेरी बड़ी बहन तारा वर्ष में 1-2 बार जब भी अपने ससुराल गुड़गांव से जोधपुर आती है तो अवसर मिलते ही कहती है, भाभी चांद का टुकड़ा है। अतिका है भी खूबसूरत, 35 में भी कमसिन लगती है, काजल लगाकर तो और निखर जाती है। हमारे मित्र ही नहीं, मोहल्ले के लोग भी हमें मेड फॉर ईच अदर जोड़ा कहते हैं। इसका कारण नैन नक्श के अतिरिक्त हमारी अच्छी लंबाई एवं सुंदर व्यवहार भी है। मैं अतिका से 3 वर्ष बड़ा हूं एवं हमारा विवाह हुए भी अब 1 दशक से ऊपर होने को आया। घूमना सुबह का हो या शाम का, मैं वॉक पूरी कर इस पेड़ के सामने लगी बेंच पर बैठता जरूर हूं। यहां बैठकर मुझे अद्भुत अकल्पनीय शांति मिलती है। हवा चलने के साथ होने वाली साई साई की आवाजें मुझे भयभीत करने की बजाय आनंद से भरती है। मुझे इसके पत्तों के हिलने खड़कने पर ऐसा लगता है मानो प्रकृति पत्तों के तारों से किसी महासंगीत के सुर छेड़ रही हो। मेरी तरह ही इस पेड़ की दिनचर्या सूर्योदय पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। इस पर न जाने कितनी तरह के पक्षी, कोयल, कौवे, गिद्ध, मोर आदि सुबह शाम आते रहते हैं। कुछ पक्षी यहाँ स्थायी बसेरा किए हुए हैं। यही पक्षी भोर होते से जग जाते हैं। उनकी चहचहाट कुछ देर चलती है, फिर न जाने सब झुंड के झुंड अपना दाना पानी ढूंढने यत्र तत्र चले जाते हैं। दिन चढ़ते यहां औरतें पानी सींचती है। इनमें से कुछ पेड़ की पूजा भी करती है। अनेक मर्द लुगाइयों को मैंने यहां गुपचुप टोटके करते भी देखा है। ये टोटके अनेक प्रकार के होते हैं। कोई यहां सिंदूर चढ़ाता है तो कुछ अन्य राई तेल आदि बिखेर कर मंत्र जाप करते हैं। कोई अन्य छोटे मटकों में लाल कपड़े आदि डालकर चले जाते हैं। यहां जाने क्या क्या होता रहता है। मोहल्ले के एक बुजुर्ग तो इस पेड़ का स्पर्श किए बिना अन्न पानी तक नहीं लेते। अनेक बार मैंने औरतों को इस पेड़ की प्रदक्षिणा करते हुए भी देखा है। ये सभी औरतें तड़के नहाकर ये सब करती हैं। खुले बाल वाली ये औरतें तब उतनी ही खूबसूरत एवं ताजा लगती हैं जितनी ताजा मेरे बगीचे की ओस भीगी कलियां लगती हैं। जहां इन रूपसियों को इस समय पति के आगोश में होना चाहिए, वे यहां जाने क्या मांगने चली आती हैं। क्या इनकी पतियों से बनती नहीं, अथवा फिर इन्हें भी मेरी पत्नी अतिका की तरह मर्दों को सताने में आनंद आता है? मैं तो कहता हूं ये पेड़ इन औरतों का सूचना केंद्र भी है। अन्यथा अतिका को पता कैसे लगता है मोहल्ले में कौन आया, कौन गया, किसके बच्चे का ब्याह होने वाला है, किसका तलाक हो रहा है, कौन प्रेम में है,
किसका छूट गया। उसे तो यह तक पता है मोहल्ले का मोहनदास लुच्चा है, राधे श्याम सज्जन है, किसको कौन सी बीमारी है एवं किसे इलाज लग गया है। 35 की उम्र में उसका सामान्य ज्ञान किसी बुजुर्ग महिला से कम नहीं है। 2 वर्ष पहले कह रही थी इन दिनों कल्लाजी की बीवी बगावत पर है। मैंने कहा क्यों? तो बोली वे कभी कभी तैश में आकर मारपीट कर देते हैं। यह तो अत्यंत रस भरी बात थी। मेरी उत्सुकता परवान चढ़ गई। मैं कुछ और जानता उसके पहले वह करवट बदलकर ऐसे सो गई मानो कह रही हो मेरे साथ ऐसा मत करना वरना तोते उड़ा दूंगी। मैंने मन ही मन उसे तू दुष्ट है कहा एवं चादर ओढ़ कर सो गया। मोहल्ले के इस पीपल के बारे में वैसे तो कोई खास नहीं जानता, पर मुझसे 2 घर आगे रहने वाले लोहिया जी एक बार बता रहे थे यह पेड़ कम से कम 200 वर्ष पुराना है। इसके तने में पड़े खड्डे एवं काले दाग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। एक अन्य बुजुर्ग फोफलिया जी यह कहते सुने गए कि गदर में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को इसी पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। वे तो यह तक कहते हैं कि एक बार देर रात उनके पिता इस पेड़ के नीचे होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने तलवारों की टकराहट एवं वंदे मातरम तक की आवाजें सुनी। कुछ अन्य कहते हैं फूफलिया जी बहुत बूढ़े हैं, उन्हें डिमेंशिया के दौरे पड़ते हैं, अतः कुछ भी कह देते हैं। कुल मिलाकर मोहल्ले में जितने घर हैं उतनी ही इस पेड़ को लेकर कहानियां हैं। नित्य की तरह आज भी मैं डिनर के बाद घूमकर पीपल के सामने लगी पत्थर की बेंच पर बैठ गया हूं। अभी 9 बजे हैं। अब मेरे ठीक ऊपर आसमान में चांद यूं चमक रहा है जैसे वह भी डिनर कर मेरी तरह घूमने निकला हो। यूं एकांत में बैठ मैं दिन भर के क्रियाकलापों का लेखा जोखा कर लेता हूं। अधिका कहती है मैं सोचते हुए अनेक बार बड़बड़ाता हूं। वस्तुतः मैं ऐसा नहीं करता। जो बात उसे नहीं कह पाता अनायास मुंह से निकल जाती है। ऐसी बातों में प्रिय अप्रिय सभी तरह की बातें होती हैं। प्रिय बातें तो वो पेट में ऐसी उतारती है जैसे बच्चा मिठाई हलक से नीचे उतारता है, लेकिन अप्रिय बातें सुनकर एक का 21 सुनाती है। उसकी खोपड़ी ब्रह्मा जी ने खास तरीके से गढ़ी लगती है। तब मैं अपना समूह लेकर इस पेड़ की शरण में आ जाता हूं। यह भी संभव है मैं यहां भी बड़बड़ करता हूंगा, पर पीपल मुझे कभी कुछ नहीं कहता, वरन कई बार तो खोपड़ी गर्म होने पर ठंडी हवा देकर राहत देता है। इसीलिए तो इस पेड़ से मेरा अजीब या अन्य तरीके से कहूं तो रूहानी नाता है। मैं इसके सामने उतना ही खुला हूं जितना एक सच्चा दोस्त दूसरे दोस्त के प्रति होता है। मेरे विचारों के वस्त्र इसके आगे वैसे ही उतरते हैं जैसे प्रणयातुर पुरुष अपनी प्रेयसियों के आगे सब कुछ उतार देते हैं। उन्हें शर्म आए तो मुझे आए। अनेक बार मुझे लगता है यह पेड़ वह सब जानता है जो मैं सोचता हूं, यहां तक कि वह बात भी कि एक बार मैं एवं पड़ोसी दुकानदार बत्रा बियर पीकर नचनिया के यहां नाच देखने गए थे। वहां 2 पैग और चढ़ाए तो हमारी हरकतें हर सीमा को लांघ गई। ये बात बड़बड़ाहट में भी मेरे मुंह से कभी नहीं निकली। अधिका को पता चलता तो फाड़ खाती। उस रात लौटते हुए 2 घड़ी इसी बेंच पर सुस्ताने बैठा था। तब जाने क्यों लगा यह पेड़ मुस्कुरा रहा है। असहज मेरी आंखें नीची हो गई। मैं उठा हम सीधा घर चला आया। यहां आकर इस तरह बैठते हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। मैं आज फिर डिनर के बाद बेंच पर आकर बैठ गया हूं। पूनम होने से आज पूरा पेड़ चांदनी में नहाया है। मेरे दिमाग में फिर विचारों का खमीर उठने लगा है। मैंने चुप आंखें बंद कर ली हैं। आज जाने क्यों मेरा ध्यान उस जमीन पर चला गया है जिसे 2 वर्ष पूर्व मैंने अपनी गाढ़ी बचत से खरीदी थी एवं जिस पर खरीदने के 6 माह बाद ही शेर सिंह नाम के गुंडे ने कब्जा कर लिया था। वह जाने कहां से हूबहू डुप्लीकेट पेपर्स बना लाया। वो मुझसे कुछ पैसे ऐंठना चाहता है। मैं उसके मंसूबे जानता हूं। उससे झगड़ा करना मेरे बस की बात नहीं है। केस कोर्ट में चल रहा है। 4 पेशी हो आया हूं। जाने कब फैसला होगा। बूढ़ा बलद सरके तो केस सरके। यह दुख अनेक बार कैंकड़ी की तरह मुझे जकड़ लेता है।
मुझे इसका दूर तक समाधान नहीं दिखता। अतिका कहती है, शेर सिंह को तुम भी आंख दिखाओ। एक दो बार मर्दान की दिखाओगे तब कोई समाधान की आशा बनेगी। बिना दबाव ये खाली करने वाला नहीं। टेढ़ी अंगुली से घी निकलता है। यूं सेक चिल्ली की तरह सोचने से जमीन मिल जाएगी क्या? अतिका का बस चले तो मेरा खून कर दे। मुझे लेकिन पता है उसे आंख दिखाना जान जोखिम में डालना है। तब वह यह कहकर ताना मारती है, सभी मर्द घर में शेर बनते हैं, बाहर मिट्टी के ढीले हैं। ओह, मैं भी जाने क्या क्या सोच लेता हूं। अतिका की देगची में उबलने वाली खिचड़ी की तरह मेरे भीतर भी असंख्य बुदबुदे उठते रहते हैं। विचारों के इसी उधेड़बुन से बाहर आकर आंखें खोली तो आज मेरा ध्यान पेड़ पर लिपटे मन्नत के धागों पर गया। वैसे तो ये धागे मैं पहले भी देख चुका हूं, पर कई बार जैसे हम देखकर भी नहीं देखते, वही स्थिति मेरी इन धागों को लेकर है। हम बहुधा हमारे विचारों से मेल खाती वस्तुओं को ही देख पाते हैं। मौरी के इन धागों से पेड़ अट गया था। जगत में क्या इतना दुख है? संसार क्या इतना रुग्ण एवं खंडित है? क्या सबके दुख मेरी तरह असाध्य हैं? अवश्य बांधने वालों ने ये मन्नतें तब बांधी होगी जब वे इन दुखों का समाधान नहीं ढूंढ पाए होंगे। ऊपर से नीचे बंधे इन धागों को अब मैं गौर से देखने लगा था। इन्हें देखते देखते विचारों के एक तेज पुंज ने मुझे अवृत कर लिया। मैं बेतरतीब एक विचित्र सोच में उलझ गया। सबसे ऊपर बंधे धागे में जाने कौन सा दुख होगा? उसके नीचे, उसके भी नीचे, बीच वाले एवं सबसे नीचे बंधे धागे में भी कोई गहरा दुख तो होगा। क्या यह पेड़ इन दुखों का समाधान कर सकता है? क्या मैं इनमें से किसी का दुख दूर कर सकता हूं? हम तो हमारे दुख इस पेड़ के आगे खोल देते हैं। पेड़ बेचारा कहां बया करता होगा? क्या इसके भी कोई मित्र हैं? अथवा ऐसा तो नहीं ये किसी पर विश्वास नहीं करता? करता भी है तो किस जुबान से बतियाता है? ये भी हो सकता है इसे मेरी तरह खुलना नहीं आता। बूढ़े बात पचाने में माहिर होते हैं, यह भी तो बूढ़ा है। ऐसा सोचते हुए जाने क्यों मैंने पहली बार पेड़ की ओर वितृष्णा से देखा। मैं मानो उसे कह रहा था, विश्वास करना सीखो, विश्वास से पर्वत हिलते हैं। ये छोटी सी बात तुम्हें क्या मैं समझाऊंगा? मित्रता क्या एक तरफा होती है? भावावेश जाने मैं क्या क्या सोचता चला गया। ऐसा नाराज तो मैं पहले कभी नहीं हुआ था। यकायक पेड़ की साई साई तेज हुई एवं फिर एकदम रुक गई। हम दोनों के बीच मानो सन्नाटा पसर गया। ये सन्नाटा अन्य दिनों से गहरा एवं इतना रहस्यमय था कि मैं कुर्सी से चिपक गया। तभी पेट से आवाज आई, मित्र, आज तुम्हें ये क्या हो गया? तुमने ये क्यों कर सोच लिया कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता? संदेह के किस सर्प ने आज तुम्हें जकड़ लिया है? मित्रों के मध्य संदेह कालकूट से अधिक भयानक होता है। ऐसी बेरुखी पहले तो नहीं देखी। सच तो यह है मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। एक तुम ही तो हो जो मेरे आगे सच्चे मन से जी हल्का करते हो। मैं आज तुम्हारी हर बात का उत्तर दूंगा। प्रिय सखे, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? उत्तर सुनते हुए मुझे लगा पेड़ का गला रुंध गया है। मैं सहम गया, लेकिन अस्वस्थ था। पीपल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं समझ गया वो मुझे उतना ही प्रेम करता है जितना मैं उसे करता हूं। संयत होकर बोला, अच्छा ये बताओ, सबसे ऊपर वाला धागा किसने बांधा है एवं उसे क्या दुख है? मेरा प्रश्न सुनकर पेड़ कुछ पल मौन हो गया। अब वह गंभीर हो चला था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर तुम वादा करो ये रहस्य कि मैं बोलता हूं किसी को नहीं बताओगे। अन्यथा लोग किसके आगे अन्यथा लोग किसके आगे आकर अपने दुखड़े बताएंगे? उनके अपने तो सुनते नहीं। यह भी संभव है आगे से वे हम पर विश्वास करना बंद कर दें। तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र हमें फिर कैसे मिलेंगे? पहले से गंभीर पेड़ की गंभीरता अब और बढ़ गई थी। मैं वादा करता हूं मित्र, मेरे प्रश्न का अब उत्तर भी तो दो। हम दोनों अब तक सहज हो गए थे। सबसे ऊपर वाला धागा
तुम्हारे आगे वाले मोहल्ले की एक लड़की गीता ने 2 माह पूर्व बांधा है। वो रामू चमार की बेटी है। उसे किसी से प्रेम हो गया है जो ब्राह्मण जाति से है। लड़की के पिता तो मान गए हैं, पर लड़के का बाप पड़ा है। कहता है कहता है प्राण चले जाएं, पर यह विवाह न होने दूंगा, बिरादरी में नाक कट जाएगी। उसका लड़का भी अड़ा है, पर उसमें पिता से विद्रोह करने का साहस नहीं है। लड़की इस बात को ताड़ गई है एवं इसी समस्या से निजात पाने के लिए यह मन्नत बांध गई है। कभी कभी मुझे ये जानकर आश्चर्य होता है कि हम सभी एक परमात्मा की रचना है, सबका पिता एक है, फिर क्या धर्म और क्या जात पात। मनुष्य इतना प्रबुद्ध चेतनशील होते हुए भी इस जरा सी बात को क्यों कर नहीं समझता। इस बार बोलते हुए पेड़ के गांभीर्य में भावुकता एवं दर्शन दोनों घुल गए थे। आप ठीक कहते हैं, ये छोटी सी बात लोग समझ जाए तो उन्हें असंख्य समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। देश आजाद हुए दशकों बीत गए, पर लोगों की मानसिकता में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। समय बदला है, पर समझ अब भी दकियानूसी है। उत्तर देते हुए मेरी नजर सबसे नीचे वाले धागे पर गई। यह सबसे नीचे वाली मन्नत किसकी है? क्या वह भी किसी कठोर दुख से ग्रसित है? प्रश्न करते हुए जिज्ञासा मेरी आंखों में सिमट गई। यह मन्नत गीता से कुछ आगे रहने वाली अरुणा की है। उसका पिता एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी है। चादर इतनी छोटी है कि मुंह ढकता है तो पैर निकल आते हैं। जस तस गृहस्थी धकियाता है। अरुणा लेकिन उसकी गुदड़ी का लाल है। तमाम अभावों के मध्य पढ़ाई में अव्वल है। वह सीए बनना चाहती है। इसकी प्रवेश परीक्षा के लिए उसे कोचिंग की जरूरत है। परीक्षा हेतु भी फीस की व्यवस्था करनी होगी। यह रकम लगभग 50,000 बनती है। तमाम प्रयासों के बावजूद अरुणा का पिता यह व्यवस्था नहीं कर पाया है। मजबूर उसने अरुणा को परीक्षा न देने को कहा है, पर अरुणा अडिग है। इसी कसमकस के चलते वह मन्नत बांध गई है। पेड़ ने मुझ पर विश्वास कर दूसरी व्यथा भी बता दी। ओह, ये कैसी विडंबना है। कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों खर्च करने को तैयार हैं, पर वे पढ़ते नहीं। पर कुछ के बच्चे प्रतिभावान होते हुए भी यूं लाचार हैं। मजबूरियों की गर्द में लिपटे ये नगीने बिना तराशे ही जमींदोज हो जाते हैं। उत्तर देते हुए पेड़ के साथ मैं भी भावुक हो गया। इसी बीच मेरी नजर बीच वाले धागे पर गई। इस धागे का रंग पहले 2 धागों से भी अधिक गहरा था। मैंने पेड़ से इस धागे का दुख भी बताने को कहा। यह धागा तुम्हारे घर से 5वें घर में रहने वाले मोहनदास की बीवी सैनी बांध कर गई है। इनके 3 बच्चे हैं। सैनी को शक है कि उसके पति के ऑफिस में कार्य करने वाली एक महिला से संबंध है। मोहनदास उस पर तो खूब खर्च करता है, पर परिवार की सामान्य जरूरतों के लिए भी हाथ खींच लेता है। इस भीषण आर्थिक मनोवैज्ञानिक व्यथा के चलते सैनी ये मन्नत बांध गई है। उत्तर सुनते ही मैं समझ गया, अधिका की सूचना सटीक थी। अब मेरा ध्यान अन्य धागों पर था। मेरी उत्सुकता परवान चढ़ गई। यहां तो पूरा आवा बिगड़ा है। मैंने पेड़ से इन धागों के बारे में भी बताने को कहा। अब मैं तुम्हें किस किस के दुख बताऊं। इनमें से कोई बीमारी से ठीक न होने से पीड़ित है, तो कोई धंधा ठीक से न चलने से परेशान है, कोई अपने भाइयों से दुखी है, तो कोई मित्र रिश्तेदारों से। किसी को वाहन चाहिए तो किसी को मकान। किसी के पास दोनों हैं तो उसे इससे भी बड़ा वाहन एवं मकान चाहिए। कोई नौकरी मांग गया है तो कोई लगी नौकरी से परेशान है। कुछ ऐसे भी हैं जो पदोन्नति न होने से पीड़ित हैं। किसी को कोई दुख नहीं है तो वो पड़ोसी की तरक्की से दुखी है। वो उसकी ऐसी तैसी करना चाहता है। एक मन्नत यह भी बंधी है कि उसका बोझ स्वर्ग से धार जाए। कोई बच्चों की पढ़ाई को लेकर रो गया है तो कोई उनके ब्याह को लेकर। कुछ शादी न होने से दुखी हैं तो कुछ बीवियों से त्राण चाहते हैं। 2 व्यापारी प्रतिस्पर्धियों के बीमार पड़ने की तमन्ना तक कर गए हैं। कुछ बहुएं सास के त्रास से विकल हैं तो कुछ सासुओं ने बहुओं की सद्बुद्धि हेतु मन्नतें बांधी हैं। कोई तीर्थाटन का आकांक्षी है
तो कोई विदेश यात्रा का स्वप्न देख रहा है। मित्र, संसार में सर्वत्र दुख पसरा पड़ा है। इसका बयां मुश्किल है। तुम स्वयं समझ सकते हो ऐसे में मेरी क्या दशा होगी। तुम भी क्यों चूकते हो? तुम भी तो शेर सिंह से दुखी हो। तुम भी मन्नत अटका जाओ। इतनों के बीच यह भी झेल लूंगा। पेड़ की आवाज अब इतनी भारी थी मानो वो फट पड़ेगा। मैं हैरत में था। पीपल को मेरी व्यथा का कैसे पता चला? क्या वृक्ष सुनते समझते भी हैं? क्या वे भी इस शिद्दत से महसूस करते हैं? क्या प्रकृति हमारे अकथ दुख भी जान लेती है? मेरे मन में प्रश्नों का अंबार लग गया। इन्हीं प्रश्नों में मेरी निजी व्यथा भी जुड़ गई। बांधने से क्या मन्नत पूरी हो जाएगी? क्या तुम किसी का दुख भी दूर कर सकते हो? इस बार प्रश्न पूछते हुए शेर सिंह मेरी आंखों के आगे आ गया। नहीं मित्र, मैं किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। हां, मैं दुख दूर होने का रहस्य अवश्य बता सकता हूं। इस बार पेड़ की आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीर गंभीर संत हो। बस मुझे वह रहस्य बता दो तो समस्याओं से निजात मिले। मैं अधीर हो गया। अवश्य बताऊंगा। तुम किंचित मेरे समीप तो आओ। यह रहस्य बहुत धीरे से प्रकट करना चाहता हूं। पेड़ अब रुक रुक कर इस तरह बोल रहा था मानो किसी महान रहस्य को उद्घाटित करने वाला हो। मेरी उत्सुकता को पंख लग गए। मैं पेड़ के समीप आया एवं उसके तने से कान सटाकर खड़ा हो गया। पेड़ ने हौले से इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दिया। पेड़ की बात सुनकर मेरी आंखें एक अभिनव संकल्प से चमक उठी। मुझे मानो ताले की कुंजी मिल गई। ओह, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं एवं पेड़ दोनों चुप खड़े थे। यकायक जाने क्या सोचकर मेरी मुट्ठियां तन गईं। मैं चबूतरे से उतरकर सीधा घर आया एवं आगे कुछ दिनों में अपने संकल्प को मूर्त रूप देने का निश्चय किया। मैंने गीता के प्रेमी के पिता से संपर्क कर उन्हें समझाया कि आपकी जिद के चलते अनर्थ हो सकता है, तो उनके अवसान जाते रहे। फकत 3-4 दिन की समझाइश में वे मान गए। सीए परीक्षा की आकांक्षी अरुणा के पिता को मैंने जब 50,000 का लिफाफा दिया तो वे दंग रह गए। भावावेश उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अरुणा की आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे घर पे कोई देवदूत आया हो। मोहनदास तो मुझसे अपना निजी रहस्य जानकर सहम गया कि उसका राज पूरी कॉलोनी जानती है। मैंने जब उसे कहा कि उसकी बीवी आत्महत्या तक कर सकती है तो उसकी जमीन सरक गई। उसने मुझे वादा किया वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। मोहनदास इतना जल्दी मान जाएगा यह तो मेरी कल्पना से परे था। उसे समझाना टेढ़ी खीर था, पर इन दिनों जबान पर जैसे सरस्वती बैठ गई। पेड़ के कहे अनुसार मैंने भी यह रहस्य गोपनीय रखा कि यह सब मुझे उसी से ज्ञात हुआ है। सभी के बार बार पूछने पर भी मैंने पेट का पानी नहीं हिलने दिया। इन दिनों इन समस्याओं को निपटाते हुए मेरा घूमना तक छूट गया। आज इतवार था। मौसम में एक अजीब सी कैफियत थी जो शायद ऋतुएं बदलने के संधि काल में होती है। कई दिनों बाद आज घूमने के लिए बाहर आया तो दरवाजे पर शेर सिंह को देखकर हैरान रह गया। उसका तरबूज जैसा चेहरा पपीते की तरह लटक गया था। काली चमकदार आंखें अब धुंधली एवं पनीली लग रही थीं। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। किसी अप्रत्याशित की अनहोनी से मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसे भीतर आने को कहा तो वह वहीं ठिठक गया। यकायक वह रुआंसा हुआ और फिर स्वयं फूट पड़ा। बाहित साहब, गत 10 दिनों से मुझे न नींद आती है, न चैन मिलता है, न भूख लगती है, न प्यास। मेरा मन इस कदर उछट गया है कि न बोल पाता हूं, न चुप रहते बनता है। रात एक अजीब सपना आता है जिसमें एक पीपल अपनी टहनियों से गला जकड़ कर कहता है, दुष्ट, उस भले आदमी का हक वापस लौटाओ, अन्यथा समूल नष्ट कर दूंगा। यही स्थिति 2-4 दिन और रही तो दम टूट जाएगा। हो न हो यह आपकी ही बद्दुआ है। मनुष्य जो करता है वही तो पाता है। इस अज्ञात कोप ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं आपको बताने आया हूं कि कल रात मैंने आपकी जमीन का कब्जा खाली कर दिया है।
ऐसा कहते हुए उसने हाथ में गोल कर रखे जाली पेपर मेरे ही सामने फाड़ डाले। इसके बाद वह पल भर भी नहीं रुका। उसकी लड़खड़ाई चाल एवं भर्राई आवाज उसकी मनोदशा बयां कर रही थी। बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए हैं, जुल्म के पांव कच्चे होते हैं। मैंने भीतर आकर अतिका को सारी बात बताई तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में सिमटा गौरव भाव मानो कह रहा था, आज उसके आगे मिट्टी का ढेला नहीं, शेर खड़ा है। शेर जो बोलते नहीं, सीधे शिकार लाकर डालते हैं। उसका दीप्त चेहरा देख मेरी छाती फूल गई। मुझे पता है आप सभी ये जानने को उत्सुक होंगे कि पेड़ ने मुझे कौन सा रहस्य उद्घाटित किया था। मैं क्यों बताऊं? जगत में समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ताले हैं तो कुंजियां भी हैं। अपनी कुंजी आप खुद ढूंढिए। धन्यवाद।